नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। हाँ दोस्तों, शिक्षक एवं शिक्षा जगत से सभी प्रकार के खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बकाया अनुदान भुगतान के लिए 2,25,39,85,600 रुपये उपलब्ध कराया गया। परिषद सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार श्याम के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन को बताया कि विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 169 दिनांक 17 मार्च 2021 द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2015, 2015-17 एवं पूर्ववर्ती सत्रों के बकाया अनुदान भुगतान के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2,25,39,85,600 रुपये उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा पूर्व में आवंटित अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कराया गया है एवं विभागीय संकल्प संख्या 785 दिनांक 30 दिसंबर के आलोक में संबद्धता के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्ति करते हुए उन्हें नियमानुसार अनुदान की राशि विमुक्त की जाती है। शिक्षकों के वेतन भुगतान के प्रति सरकार गंभीर। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर फिर से जारी होगी जाकिर हुसैन +2 स्कूल सुल्तानगंज की मान्यता। 2019 के गाइडलाइन के तहत ही जारी हुआ STET का रिजल्ट। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार शिक्षकों के वेतन भुगतान के मामले में बहुत ही गंभीरता से देखती है, मगर केंद्रांश में देरी की वजह से कभी देरी हो जाती है। हालांकि बिहार सरकार राज्यांश से भी इन शिक्षकों का वेतन भुगतान करती है। मंत्री बिहार विधान परिषद के जदयू के वीरेंद्र नारायण यादव के ध्यानाकर्षण के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान जो अब समग्र शिक्षा अभियान बन गया है, इसके अंतर्गत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन आदि का भुगतान केंद्र व राज्य दोनों के मद से की जाती है। केंद्र सरकार से उक्त मद में पर्याप्त राशि प्राप्त नहीं होने के कारण राज्य सरकार के मद से प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया गया है। प्रश्नगत बेतिया जिले में कार्यरत इस कोटि के शिक्षकों के लिए 80,61,59,505 रुपए की मांग की गई है। इससे यहाँ के शिक्षकों को 3,295 शिक्षकों का भुगतान होना है। इसके लिए बिहार सरकार की ओर से इन शिक्षकों के वेतन के भुगतान का कार्य किया जा रहा है। वही शिक्षा मंत्री ने जदयू के गुलाम रसूल के सवाल डॉक्टर जाकिर हुसैन +2 हाई स्कूल सुल्तानगंज के संबंध रद्द करने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उक्त विद्यालय की जो 1983 में जो संबंधन मिला था उसका कोई प्रमाण न तो शिक्षा विभाग के पास है और न ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास है। अगर स्कूल के द्वारा उचित साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो सरकार उसके संबंधन फिर से देने का विचार करेगी। मंत्री ने कहा कि इस संबंध में बिहार बोर्ड के त्रिस्तरीय समिति के स्कूल की जांच की और पाया गया कि उक्त विद्यालय के पास संबंधन के लिए निर्धारित 2 एकड़ जमीन नहीं है। बाद मंत्री के सत्ताधारी दल के उपनेता डॉक्टर नवल किशोर यादव, भाजपा के केदारनाथ पांडे व जदयू के संजीव श्याम सिंह के द्वारा स्कूल के संबंधन में दलील देने पर मंत्री ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक व महिला के शिक्षा के प्रति गंभीर है और जब तक उचित साक्ष्य नहीं मिलता सरकार किसी संस्थान को संबंधन नहीं देने जा रही है। मंत्री ने कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्र के सवाल नियोजित शिक्षक सुगंधा कुमारी लंबित वेतन भुगतान के सवाल पर कहा कि उनके मामले में अपीलीय प्राधिकार के निर्णय के आलोक में भुगतान की प्रक्रिया अभी चल रही है।
पहले उक्त शिक्षिका को लगातार अनुपस्थिति रहने की वजह से नियोजन इकाई ने हटा दिया था। मंत्री ने भाकपा के संजय कुमार सिंह व कांग्रेस के मदन मोहन झा के सवाल 64 मदरसों के 23 माह से वेतन भुगतान के नहीं होने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि उक्त मामले में डीईओ सीतामढ़ी के कार्यालय का दुरुपयोग करते हुए 88 मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाया जाना के संबंध में पत्र भेजा गया था। उक्त मामले में गंभीरता को देखते हुए इस संदर्भ में मदरसों की स्थलीय जांच डीईओ सीतामढ़ी से कराई गई, जिसकी समीक्षा हो रही है। समीक्षा के बाद इन मदरसा स्कूलों के वेतन का भुगतान शीघ्र ही किया जाएगा। मंत्री ने भाकपा के प्रोफेसर संजय कुमार सिंह के सवाल के जवाब पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के जारी मार्गदर्शिका एवं बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में है एसटीईटी का रिजल्ट जारी हुआ है। विज्ञापन के सामान्य कोटि के लिए 50% अंक तथा एससी एसटी ओबीसी पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग को 45% अंक लाना था। महिलाओं के लिए अलग से उत्तीर्ण में 5% की छूट नहीं दी गई थी। 30,000 माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का बदला शेड्यूल। प्रदेश में छठे चरण के तहत 30,020 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होने वाली बहाली का शेड्यूल बदल गया है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को संशोधित शेड्यूल जारी किया। इस शेड्यूल के मुताबिक पहले आवेदन दे चुके अभ्यर्थी दोबारा आवेदन नहीं करेंगे, लेकिन एसटीईटी 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके द्वारा 26 सितंबर 2019 तक नियुक्ति संबंधी सभी अर्हता धारित करते हों वो संशोधित शेड्यूल के तहत आवेदन देने के पात्र होंगे। साथ ही एसटीईटी 2011 उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जो बीएड सत्र 2016-18 में नामांकित और उत्तीर्ण होंगे तथा उनका परीक्षाफल 26 सितंबर 2019 तक प्रकाशित है, वे भी संशोधित शेड्यूल के तहत आवेदन कर सकेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में भी प्रतिष्ठा होने पर सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 5 अंक जोड़ने का निर्णय छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई के तहत लिया जा सकता है। समायोजन के साथ ही शिक्षा नीति की सफलता पूर्वक कर सकते हैं लागू। डॉक्टर प्रदीप न्याय की परिकल्पना समायोजन के लिए बिना संभव नहीं है और यह सिद्धांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 पर भी लागू होती है। अगर हम एनईपी प्रभावशाली एवं सफलतापूर्वक पूरे देश भर की शिक्षा व्यवस्था में लागू करना चाहते हैं तो साम्य एवं समायोजन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बातें डाटा इंडस्ट्री ऑफ सोशल साइंस गुवाहाटी असम के सह प्रधानाध्यापक डॉक्टर प्रदीप रामावत जे के मुख्य प्रवक्ता के दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय CUSB के स्कूल ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट्स द्वारा आयोजित विशेष वेबिनार में कही, जिन संपर्क पदाधिकारी मोहम्मद मुदस्सिर आलम ने बताया कि बीबी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरा होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC से मिले दिशा निर्देश के आधार पर वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया है। मुख्य वक्ता डॉक्टर रामावत ने अपनी बात साम्य और समायोजन शीर्षक के दार्शनिक पहलू और उसे विस्तृत संदर्भ के साथ शुरू की। उन्होंने अपनी बात की आगे बढ़ाते हुए इस बात पर बल दिया कि किसी तरह से लोकतंत्र साम्य और समायोजन एक दूसरे के पूरक की तरह काम करते रहें। डॉक्टर रामावत ने अपने संबोधन में कहा कि इस बात को चिन्हित किया जाए किस तरह से आपदा ने शिक्षा जगत को चुनौती में धकेल दिया।